हम बात करेंगे लोकसभा की रचना या संगठन। इससे पहले हमने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन किया था संसद का। सरकार के 3 अंगों की बात की थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका में। मोटा मोटा संसद में 3 भाग हमने किए थे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम डिटेल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां से अपना चैप्टर शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे। इसके बाद है लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा के अन्य नाम निम्न सदन, प्रथम सदन आदि कहलाते हैं। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। ये सारी बातें हम लोग पहले ही कर चुके थे। सदस्यों की यदि संख्या देखी जाए तो सदस्य संख्या सबसे पहले इसमें 500 थी, बाद में ये बढ़ाकर 520 कर दी गई और फिर अभी वर्तमान में ये 552 अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। यहां ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होंगे, 2 सदस्य मनोनीत होंगे। लोकसभा का गठन 81 आर्टिकल ये स्पष्ट करता है कि भारत में क्या होगी, एक लोकसभा होगी जिसे निम्न सदन और प्रथम सदन कहेंगे। इसके रचना संगठन को हम पढ़ रहे हैं। सीधा सिंपल सवाल अपने को बोर्ड में देखने को मिलेगा, लोकसभा की रचना को स्पष्ट कीजिए, लोकसभा के संगठन को स्पष्ट कीजिए। और इसमें प्रमुख बिंदु यहां से यहां तक आएंगे। इसमें प्रमुख पहला बिंदु है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। यदि प्रारंभ में देखी जाए तो ये सदस्य संख्या 500 थी, फिर बाद में 20 बढ़ाकर 520 कर दी गई और वर्तमान में ये अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभी इस सदस्य संख्या को 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती। 552 से आगे इसको अभी नहीं बढ़ाया जा सकता 2026 तक। वास्तव में यदि देखा जाए तो सदस्यों की संख्या का सीधा जुड़ाव जनसंख्या से है। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी फिक्स कर दिया गया है कि 2026 तक ये सदस्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसे फिक्स कर दिया गया है। 2 बातें क्लियर हो गई। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अभी क्या है, 552, इससे अधिक नहीं सदस्य आ सकते। वर्तमान में हमें अगर देखा जाए तो 2 सदस्य मनोनीत, 20 सदस्य केंद्र शासित से और 520 सदस्य केंद्र शासित से और 530 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। यहां अगर हम देखें वर्तमान की, तो वर्तमान में 545 सदस्य लोकसभा में हैं। अगर इनमें से 2 मनोनीत हटा देते हैं तो 543 सदस्य बचते हैं और इसमें से 20 केंद्र शासित हटा दें तो बची हुई संख्या क्या होगी, राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की होगी। वर्तमान सदस्य का सवाल आता है तो 545, अधिकतम सदस्य संख्या 552, मनोनीत सदस्यों की संख्या 2, केंद्र शासित से 20, राज्यों से निर्वाचित होने वाले 530।
ये संख्या डिपेंड करेगी कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं या अधिकतम की बात कर रहे हैं। सवाल क्या क्या बने यहां से। पहला सवाल, लोकसभा का गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 81 आर्टिकल में है। सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा में क्या है? 552 सदस्य है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में संसद का जो प्रथम सदन है उसका अधिकतम सदस्यों का संख्या का रेशियो क्या है? तो वो है क्या है? 552 है। और वर्तमान का 545। ये कब तक फिक्स की गई है? 2026 तक की गई है। मनोनीत सदस्य ये क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा बिना चुनाव के ही इन्हें लाया जाता है। ये एंग्लो इंडियन पर्सन होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे कि आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व, एंग्लो इंडियन पर्सन आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कहीं ना कहीं कम है, तो इस समुदाय के 2 सदस्यों को ये मनोनीत कर सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकते हैं। इसकी प्रमुख शर्त ये होगी कि अगर आवश्यकता हो तो ही इन्हें लिया जाए, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो ये सदस्य से संबंधित सवाल हो गए। सदस्य से संबंधित, इससे आगे कोई सवाल पूछा नहीं जाता है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो है निर्वाचन। निर्वाचन, यदि निर्वाचन की हम बात करें तो यहां प्रत्यक्ष निर्वाचन है। भारत में आप जानते हैं लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता का शासन। निर्वाचन अगर देखें तो ये प्रत्यक्ष है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। ये अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन महोदय ने कहा था और ये प्रसिद्ध परिभाषा है। लोकसभा के निर्वाचन की बात करें तो भारत की जनता इन्हें सीधा चुनती है, जनता सीधे भाग लेती है। इसमें जितने भी उम्मीदवार होंगे, इनके लिए निम्न शर्त लागू होंगी। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा उसे प्रतिबंधित न किया गया हो, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये सभी शर्तें हैं उम्मीदवार के लिए। 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सीधा सिंपल बोर्ड ने बहुत बार पूछा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 25 वर्ष लोकसभा में निश्चित की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा
उस पर चुनाव लड़ने के लिए रोक ना लगाई गई हो, उसका निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। तो इन सभी शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद है कार्यकाल। यदि हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, यदि हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के अंदर भी इसे भंग किया जा सकता है। और ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। बहुत सारे इसमें कारण होते हैं। राष्ट्रपति को लगे कि संसद में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो ये भंग हो सकती है। इसमें सबसे प्रमुख है अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव। अगर सरकार के विरुद्ध ये प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है और ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार स्वतः ही गिर जाती है। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये मामला चलता है। 5 वर्ष या 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सरकार की बात देखी जाए तो सरकार वास्तव में बहुमत तक स्थापित होती है। विपक्ष को यदि लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में हल्का सा ही अंतर है। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार लाती है, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लाता है। ये पास होना चाहिए और ये फेल होना चाहिए, दोनों ही कंडीशंस में सरकार बनी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव फेल होना चाहिए, विश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए, दोनों ही कंडीशंस में सरकार बनी रहेगी। उल्टा करके देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और विश्वास प्रस्ताव फेल हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में सरकार नहीं रहेगी। इसके उपरांत है अधिवेशन। अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसे स्थगित भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल आता है लोकसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसे स्थगित भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। एक बात और ध्यान रखनी है, लोकसभा की यदि कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है तो उसे स्थगित लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंतु अधिवेशन को स्थगित करना या एक सत्र को, एक अधिवेशन को समाप्त करना ये राष्ट्रपति का ही अधिकार है। जबकि डेली विजेज की जो कार्रवाई चल रही है, जो सत्र चल रहा होता है, उसको स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, इसे स्थगित करने का कार्य भी राष्ट्रपति का ही है। अब है पदाधिकारी। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से
अपने लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसके लिए एक छोटी सी और भी बात समझने लायक है। यदि हम नई लोकसभा की बात करें, नई लोकसभा की बात करें, ऐसे स्थिति में सभी सदस्य बदल जाते हैं, सभी सदस्य बदल जाते हैं और सभी सदस्य बदल जाने पर भी अध्यक्ष नहीं बदलता है। अध्यक्ष नहीं बदलता है। लोकसभा के पदाधिकारियों को देखें तो इसका उल्लेख है 93 अनुच्छेद में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा स्वयं चुनेगी। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 93 आर्टिकल में है। नई लोकसभा यदि बनती है, XYZ कोई सी भी बने, 17वीं जैसे चल रही है, सभी सदस्य नए आ जाएंगे लेकिन अध्यक्ष नया नहीं आएगा, अध्यक्ष पुराना वाला रहेगा। जैसे अभी 16वीं से 17वीं लोकसभा बनी, ऐसे में 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष 17वीं लोकसभा में भी आएगा जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता, तब तक ये पुराना अध्यक्ष कार्य करता रहेगा। अगर मान लीजिए ये पुराना अध्यक्ष भी यहां से चला जाता है और नया ये चुन लेते हैं, जो नया चुना जाएगा वो अस्थायी अध्यक्ष होगा, अस्थायी, और इसे कहेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। आर्टिकल 93 कहता है एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, और दोनों का चुनाव कौन करेगी? लोकसभा स्वयं अपने में से ही करेगी। नई लोकसभा की यदि बात करें तो सभी सदस्य नए होंगे, केवल अध्यक्ष पुराना होगा। ये अध्यक्ष नई लोकसभा के नए अध्यक्ष तक बना रहेगा। नया अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नई लोकसभा का नहीं बन जाता तब तक रहेगा। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष बनता है उसे हम प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। इस प्रोटेम स्पीकर का मूल कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। इस उपरांत ये क्या कार्य करेगा कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक प्रोटेम स्पीकर कार्य करता रहता है। यहां एक बात समझने वाली और भी है, ये प्रोटेम स्पीकर आयु में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात सबसे सीनियर बंदा होता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसको एक बार और देखते हैं। नई लोकसभा आने पर सभी सदस्य बदल जाते हैं लेकिन अध्यक्ष नया नहीं आता है। पुराने वाला अध्यक्ष जब तक रहेगा जब तक नई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। नई लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? प्रोटेम स्पीकर होगा। जो सबसे सीनियर आदमी होगा, आयु में सबसे ज्यादा होगा, उसे लोकसभा अपना अध्यक्ष बना लेगी, जो क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये नए सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और फिर स्थायी सदस्य का जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये प्रोटेम स्पीकर ही कार्य करता है। यहां पर संगठन हो गया कंप्लीट। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल आता है लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होने पर अध्यक्ष लोकसभा ही
अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी भी सदस्य की सदस्यता पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष ही करता है। पक्ष व विपक्ष समान होने पर निर्णायक मत अध्यक्ष ही देता है। ये पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये पदेन सदस्य भी होता है, पदेन सदस्य भी होता है। और भी बहुत सारे इसके कार्य हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की यदि संयुक्त बैठक हो रही है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी सदस्यता को लेकर, किसी भी सदस्य की सदस्यता को लेकर सदन में अंतिम निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष ही करता है। जैसे डेली विजेज की कार्रवाई में अनुशासन का कार्य हो, किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करवाना हो, किसी भी सदस्य को बोलने का आदेश देना हो, किसी की भी सदस्यता के अनुशासनहीनता पर उसको बाहर निकालना हो, सदन की कार्रवाई का संचालन करना हो, सदन की कार्रवाई को आगे लेके जाना हो, सदन की कार्रवाई को उसी दिन के लिए स्थगित करना हो, ये सारे कार्य लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। पक्ष और विपक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है। पक्ष और विपक्ष दोनों यदि समान हो जाएं, किसी भी विधेयक को लेकर पक्ष या विपक्ष समान हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत, अंतिम मत लोकसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है और जिसकी साइड वो करेगा वही पार्टी जीत जाएगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ साधारण में ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा स्वयं करती है, अपने सदस्यों में से ही करती है, तो ये एज ए लोकसभा का सदस्य ही कार्य करता है इस समय। क्योंकि जैसे लोकसभा के बाकी सदस्यों ने मत दिया है, वैसे इसका भी मत देने का अधिकार बनता है, लेकिन ये सामान्यतः मत नहीं देता। ये ऐसी स्थिति में मत देता है कि जब पक्ष और विपक्ष किसी मामले को लेकर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो ऐसे में अंतिम निर्णय, निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। पदेन सदस्य, बहुत सारी समितियों का ये अध्यक्ष भी होता है, इसीलिए इसे पदेन सदस्य भी कहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी, इसलिए दो कार्य इसके हो गए।